दोस्तों हमारी ऐप के ऊपर एक नया कोर्स 5S चैंपियन कोर्स आ चुका है। दोस्तों ये जो कोर्स है बहुत ही हाई डिमांडिंग कोर्स है 5S चैंपियन का। इसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी बाय कर चुके हैं, परचेज कर चुके हैं और इसका लाभ ले चुके हैं। दोस्तों अगर आप लोग ये कोर्स परचेज करते हो तो इसके अंदर आपको सारे के सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे रेडी टू यूज, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो अभी किसी भी कंपनी के अंदर 5S इंप्लीमेंट करने के लिए। साथ ही आपको एक पूरी डिटेल वीडियो मिलेगी कि 5S को कैसे इंप्लीमेंट करें, 5S क्या है, 5OS क्या है, पांचों में क्या डिफरेंस है, इसको कैसे सस्टेन करें, 5S को कहां से शुरुआत करें, कैसे इसको एक वर्ल्ड क्लास लेवल पर हम अपने प्लांट को लेकर के जाएं 5S इंप्लीमेंट करके। तो ये सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाली हैं। तो मोटे तौर पे जो आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा वो होगा आपकी ट्रेनिंग वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगा 5S के बेसिक्स और उसका इम्प्लीमेंटेशन का तरीका और फॉर्मेट्स को कैसे कैसे यूज करना है। साथ ही आपको पीपीटी मिलेगी। पीपीटी फॉर्मेट के अंदर आपको अगर अपनी कंपनी के अंदर प्रेजेंटेशन देनी है 5S की, तो वो भी आप यहाँ से पीपीटी रेडी टू यूज आपको मिलेगी। आप उसको भी एज ए ट्रेनिंग, एज ए ट्रेनर यूज कर पाओगे। साथ ही आपको जो मैं ये सब पढ़ाऊंगा उसके आपको नोट्स मिलेंगे, ताकि आप उनको अच्छे से पढ़ सको, रिवाइज कर सको, उनका प्रिंट आउट ले सको। सारे के सारे फॉर्मेट्स आपको 5S इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको कुछ भी मेहनत करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। आपको फॉर्मेट्स डाउनलोड करने हैं और उनको डे 1 से स्टार्ट कर देना शुरू करना है। यहाँ पे आपको हम कुछ एग्जांपल्स दिखाएंगे, कुछ बिफोर आफ्टर दिखाएंगे, 5S के फॉर्मेट्स दिखाएंगे। 5S के पोस्टर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस मिलेंगी आपको 5S की। अगर आप वह परचेज करने जाते हो, किसी भी वेबसाइट के थ्रू लेते हो या कहीं से भी लेते हो, मिनिमम 5,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। एक पोस्टर का आपको 1,000 रुपए देना पड़ेगा और हमने यहाँ सारा इस कोर्स के अंदर ही डाल दिया है। जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट रिलीज होगा AYT की तरफ से, जिसको आप कहीं भी दिखा सकते हो कि हाँ आपने 5S कोर्स को किया हुआ है, 5S चैंपियन का कोर्स किया हुआ है। साथ ही आपका कोई अगर सवाल रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर आप अपने डाउट्स जो हैं व्हाट्सएप के थ्रू, साथ ही जो हमारी ऐप है उसमें चैट के थ्रू अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो ये सारे के सारे बेनिफिट आपको ये कोर्स परचेज करने पे मिलने वाले हैं। हमने इसकी जो फीस है बहुत ही जायज रखी है, ताकि आप इसको इजीली बाय कर सको, यूज कर सको। तो दोस्तों फिर हम शुरू करते हैं ट्रेनिंग वीडियो, जिसके अंदर आपको सारी डिटेल मिलने वाली है 5S इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे 5S है क्या, 5S शब्द कहां से आया, इसको सबसे पहले कहां इस्तेमाल में लाया गया और इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों 5S जो है यह एक सिस्टम है, एक टर्मिनोलॉजी है जो कि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के तहत इस्तेमाल में लाई जाती है। यह बेसिक टूल है, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का फाउंडेशन टूल है। जैसे मकान होता है ना, मकान किसके ऊपर टिका होता है, नींव के ऊपर टिका होता है। अगर नींव मजबूत है तो मकान आप कितना भी ऊंचा ले जा सकते हो, कितना भी अच्छा बना सकते हो, लेकिन अगर आपकी नींव अगर कमजोर है तो आप मकान को ज्यादा ऊंचा, ज्यादा मजबूत नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपकी नींव कमजोर है और जो मकान के वजन से ही मकान अपने आप में ढह जाएगा। तो इसलिए क्या है, 5S नींव है, फाउंडेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, कहते हैं तो साफ सफाई है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप 5S इंप्लीमेंट कर लेते हो तो इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूं कि आपकी 80% जो प्रॉब्लम्स हैं सिस्टम्स को लेके, क्वालिटी को लेके, प्रोडक्शन को लेके, प्रोडक्टिविटी को लेके, आउटपुट को लेके, आप वो सारी की सारी इससे रिजॉल्व कर सकते हो। और मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो 5S एक कार्यस्थल प्रबंधन का तरीका है, शॉप फ्लोर को मैनेज करने का तरीका है, जिसके अंदर सारी की सारी चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से रखा जाता है, इस्तेमाल में लाया जाता है और हर चीज का एक जो स्थान है उसको निर्धारित किया जाता है। दोस्तों इसको सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया, जापान के अंदर टोयोटा कंपनी के अंदर इस्तेमाल में लाया गया।
टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के तहत, और वहां से ये आगे चल के पूरी दुनिया के अंदर फैला। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर भी कि हम 5S को इम्प्लीमेंट कर सके। दोस्तों जो 5S है उसको 5S क्यों कहा गया? बेसिकली क्या है, जो 5S है वो 5 जापानी शब्द हैं जिनकी जो शुरुआत है किससे शुरू होती है? लेटर एस से। जो पहला लेटर होगा शब्द का वो एस, अंग्रेजी वाला जो एस है उससे शुरू होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? 5S। ठीक है, ये रीजन है इसको 5S कहने का। तो पहले एक बार ब्रीफ में जानेंगे पांचों एस, फिर डिटेल में जानेंगे पांचों एस का क्या मतलब है और उसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला होता है सेरी, दूसरा होता है सीटोन, तीसरा होता है सीसो, चौथा होता है सिकेत्सु और पांचवा होता है शित्सुके। सेरी, सीटोन, सीसो, सिकेत्सु, शित्सुके। प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मेरा थोड़ा सा डिफरेंस हो क्योंकि मैं जापानी नहीं हूं, तो आप उस चीज को ना पकड़ना, लेकिन जर्नली इसको इसी तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, सेरी, सीटोन, सीसो, सिकेत्सु, शित्सुके। अब अंग्रेजी और हिंदी में इन पांचों का मतलब जानते हैं। दोस्तों जो सबसे पहला एस होता है वो क्या होता है? सॉर्ट, छटाई करना या सही चयन करना। अगेन मैं एक बार फिर बोलूं, कुछ जो ज्यादा ज्ञानी लोग हैं मेरी वीडियोस में भी फिर नीचे लिखते हैं, सर आप तो गलत पढ़ा रहे हो, इसका मतलब सॉर्ट नहीं होता, कुछ और होता है। तो क्या है कि आपको मतलब समझ में आना चाहिए। एक शब्द के एक से ज्यादा सिनोनिम्स हो सकते हैं, तो आपको मतलब समझना है। तो पहला एस क्या है? सॉर्ट, यानी कि चटाई करना या सही चयन करना। दूसरा होता है स्ट्रेटन या सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सुव्यवस्था। तीसरा होता है शाइन या क्लीननेस, चमकाना, स्वच्छता। चौथा होता है स्टैंडर्डाइज, मानकीकरण। और पांचवा होता है सस्टेन या सेल्फ डिसिप्लिन या स्वयं अनुशासन। ये हमने जान लिया शॉर्ट में। सेरी, सीटोन, सीसो, सिकेत्सु, शित्सुके। सॉर्ट, स्ट्रेटन, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। सही चयन, सुव्यवस्था, साफ सफाई, सही मानकीकरण और स्वयं अनुशासन। अब इन पांचों एस के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि पांचों एस क्या हैं। दोस्तों जो सबसे पहला एस है उसका क्या मतलब है? सॉर्टिंग करना या सॉर्ट करना या सही चयन करना। तो सही चयन का मतलब क्या है? काम की और बिना काम की वस्तुओं को अलग अलग करना, वांटेड और अनवांटेड चीजों को अलग अलग करना। मतलब हमें उनको सही चूज करना है, काम की को अलग करना है, बिना काम की को अलग करना है। अब काम की और बिना काम की वस्तु का क्या मतलब है? दोस्तों जो काम की वस्तु है या नेसेसरी थिंग है उसका मतलब है ऐसी चीज जो हमारे रोजाना काम आती है या जो हम पीरियोडिकली, मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे अगर मैं मशीन ऑपरेटर हूं तो मेरे रोजाना काम क्या आएगा? मेरे रोजाना काम आएंगे टूल्स मेरे, ठीक है, मेरे इंस्ट्रूमेंट काम आएंगे, मेरे बिन्स मुझे रोजाना चाहिए मेटल रखने के लिए, ठीक है। प्रोसेस शीट भी भाई मेरे काम की है कि उससे मैं देख के बनाऊंगा कि मटेरियल कैसे बनता है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? काम की वस्तु हो गई। अब इसमें हो सकता है कुछ मिनट मिनट में चाहिए, हो सकता है कुछ चीज हमें दिन में 2 बार चाहिए, हो सकता है कोई चीज हमें महीने में 1 बार चाहिए या 15 दिन में 1 बार चाहिए। लेकिन सारी की सारी जो चीजें हैं वो मेरे काम की है, तो मैं काम की चीजों को रखूंगा। और जो बिना काम की वस्तु है, जैसे कि स्क्रैप निकल गया, कोई रिजेक्ट मटेरियल हो गया, कोई मेरा इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, कोई वहां पे पेपर खराब पड़ा है, कोई यूज्ड ऑयल निकला मशीन से, तो ये सारी चीजें क्या हो गई? बिना काम की वस्तुएं हो गई। अगर मैं ऑफिस में बात करूं तो मेरी काम की वस्तु क्या हो गई? मेरा कंप्यूटर हो गया, मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन हो गई, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, ये मेरी काम की चीजें हो गई। और बिना काम की चीजें क्या हो सकती हैं? पुरानी कोई फाइल हो सकती है, रद्दी हो सकती है, ऐसा कंप्यूटर हो सकता है जो बहुत समय से खराब पड़ा हो, या ऐसा माउस हो सकता है वो जो काफी समय से
खराब पड़ा हो। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, बिना काम की वस्तुएं हो गई। ठीक है, तो हमने काम की और बिना काम की वस्तुओं को अलग अलग करना है। अब जैसे मैंने बताया, बिना काम की क्या है, जो मेरे काम नहीं आ रही है। उसमें हम क्या क्या अकाउंट में ले सकते हैं, कोई ऐसी चीज जो असुरक्षित हो, अनसेफ हो उस वर्क एरिया के लिए, डिफेक्टिव हो, खराब हो, ऑब्सोलीट या आउटडेटेड हो गई, अनयूज्ड है, या एक्स्ट्रा या डुप्लीकेट है। अनसेफ का क्या मतलब है, ऐसी चीज जो वहां पर इन्वायरमेंट को अनसेफ कर, जैसे कोई नंगी तार है, ठीक है, या एक्स्ट्रा वायर है, या रास्ते में कोई सामान पड़ा है तो वो क्या कर रहा है, अनसेफ बना रहा है कंडीशन को। डिफेक्टिव क्या है, कोई पीस मटेरियल खराब हो गया, या कोई पेपर हम लिख रहे थे, अगर मैं ऑफिस की बात करूं, वो खराब हो गया तो वो क्या हो गया, डिफेक्टिव हो गया। ऑब्सलीट या आउटडेटेड क्या हो गया, ऐसे मॉडल्स हम जो प्रोडक्ट के बनाते हैं जो अब बनना बंद हो गए, 2-4 साल से बने नहीं, लेकिन हमारे स्टोर एरिया में या मशीन शॉप में रखे हुए हैं, वो सब क्या हैं, ऑब्सोलीट या आउटडेटेड हैं। अनयूज्ड, जो बहुत समय से हमने चीजें इस्तेमाल में नहीं ली। एक्स्ट्रा या डुप्लीकेट, कि हमें चाहिए स्टेपलर अपने डेस्क के ऊपर एक, लेकिन मेरे पास 2 हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, अनयूज्ड हो गई। अब अनयूज्ड को क्या करेंगे, क्या सीधा उठा के फेंक देंगे, नहीं। अनयूज्ड को भी हमने 2 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करना है। पहली कैटेगरी क्या है हमारी, स्क्रैप है, जो बिल्कुल ही खराब हो गया मटेरियल, उसको हम स्क्रैप करेंगे। और दूसरी कैटेगरी क्या है हमारी, रेड टैग है। अब रेड टैग क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दूसरी कैटेगरी जैसे मैंने आपको बताया, तो हमने क्या करना है, ऐसे सामान जो डुप्लीकेट है, हमारे पास एक्स्ट्रा है, या हमने पिछले 6 महीने से, कितने महीने से, पिछले 6 महीने से इस्तेमाल में लेकर के नहीं आए, वो रेड टैग आइटम हो गए। उनको हम क्या करेंगे, उनके ऊपर रेड टैग लगाएंगे, और रेड टैग लगा करके उनको रेड टैग एरिया में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा जब इम्प्लीमेंटेशन का आपको सिस्टम बताऊंगा कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है आपको 5S। फिलहाल आप इतना समझ लो कि जो अनयूज्ड आइटम है उसको हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी है हमारी स्क्रैप, और दूसरी है हमारी रेड टैग। स्क्रैप को हम सीधा बेच देंगे या स्क्रैप एरिया में पहुंचा देंगे, और रेड टैग ऐसे जो खराब नहीं है लेकिन अभी हमारे काम नहीं आ रहे, हो सकता है कुछ समय के काम आए, या हो सकता है किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम आ जाए, मेरे काम के नहीं है, तो उनको हम क्या करेंगे, स्क्रैप नहीं करेंगे, उनको उठा करके हम रेड टैग एरिया में तरीके से लिस्ट लगा के, टैग लगा करके रख देंगे। अब एग्जांपल देखते हैं सॉर्टिंग का। जैसे आपको लेफ्ट साइड में एक तस्वीर दिखाई दे रही है, यहां पर सब कुछ फैला हुआ है, बिखराव के साथ है। और हमने क्या किया, दूसरी पिक्चर के अंदर, जो पहली पिक्चर थी हमारी, यहां पर इस तरीके की चीजें, जो ये अनवांटेड हैं, ये अनवांटेड है ऑयल वगैरह, तो हमने क्या किया, अनवांटेड चीज को एलिमिनेट कर दिया, और सिर्फ हमारी 1S के बाद वांटेड वांटेड चीजें ही रह गई। अब ये जो वांटेड चीजें रह गई हैं, इनका क्या करेंगे, इनको किस तरीके से रखेंगे, वो हमें पता चलेगा 2S के अंदर। दोस्तों जो 2S है, 2S जापानी में होता है सीटों, और अंग्रेजी में होता है स्ट्रेटन या सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, और हिंदी में बोलते हैं हम इसको सुव्यवस्था या सुसज्जित व्यवस्था। बस आपको क्या याद रखना है इसके लिए, एक छोटा सा मंत्र आपको याद रखना है 2S के लिए, कि हर वस्तु की जगह हो, और हर वस्तु अपनी जगह पर हो। ये इसका मंत्र है। 2S में क्या करना है, हमें हर वस्तु को, हर आइटम को एक जगह देनी है, एक निर्धारित जगह देनी है, और उसको इस्तेमाल के बाद हमने वहीं रखना है। यही मंत्र है 2S का, सुसज्जित व्यवस्था। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे दोस्तों, करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको कैटेगरी में डिवाइड करना होगा। कौन सी मेरी चीज डेली काम आती है, कौन सी मेरी वीकली काम आती है, ठीक है, कौन सी मेरी 15 डेज में काम आती है, कौन सी मेरी मंथली काम आती है, कौन सी क्वार्टरली काम आती है। इस तरीके से आप कैटेगरी बनाओगे। और जो डेली वाली चीजें हैं उन पे आपको ज्यादा पहले खास ध्यान देना है।
डेली वाली जो चीजें हैं वो आपकी हाथ की रीच में होनी चाहिए, जो आपको मिनट मिनट में जिन चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं अगर ऑफिस में बात करूं तो मुझे कंप्यूटर मिनट मिनट में चाहिए, तो मैं ऐसा तो नहीं है कंप्यूटर को उठा के किसी दूसरे कोने में रख दूंगा, अपनी डेस्क के ऊपर ही अपना कंप्यूटर या लैपटॉप रखूंगा। उसका माउस चाहिए, उसका चार्जर कनेक्टेड चाहिए वहां पर, ठीक है। मुझे पेपर्स चाहिए या प्रिंटर चाहिए अगर मुझे, तो उसको मैं अपने पास रखूंगा अगर मुझे मिनट मिनट में जरूरत पड़ती है। अगर मैं दिन में एक ही प्रिंट निकालना है तो हम प्रिंटर थोड़ा सा दूर लगा सकते हैं कि भैया आराम से मैं निकाल लूंगा, एक ही बारी तो प्रिंट निकालना है। तो ये जो चीजें हैं इनको मैं बिल्कुल हाथ की रीच में रखूंगा अपने डेली इस्तेमाल वाले। और जो चीजें मेरी हो सकता है हफ्ते में एक बार काम आती हो, ऐसी फाइलें जो मुझे कभी कभी जरूरत पड़ती है, हफ्ते में एक बार जरूरत पड़ती है, तो उनको फाइल रैक में थोड़ा सा दूर रख दूंगा। लेकिन जो फाइलें मुझे मिनट मिनट में चाहिए मैं उनको अपनी डेस्क पर ही रखूंगा। इसी प्रकार से जो अगर मैं मशीन चला रहा हूं, मैं एक ऑपरेटर हूं, तो जो मुझे मिनट मिनट में चाहिए, मुझे माइक्रोमीटर चाहिए, गेज चाहिए, ये सारी चीजें मुझे मिनट मिनट में चाहिए, तो मैं बिल्कुल उनको अपनी टेबल के पास ही रखूंगा। या लिमिट सैंपल मुझे चाहिए तो वो सारी चीजें अपने पास रखूंगा। लेकिन जो टूल है, जो मोल्ड बंधा किसी मशीन के ऊपर या हमने कोई डाई बांधी मशीन के ऊपर, वो कब बंधेगी? जब प्लान चेंज होगा। तो वो फ्रिक्वेंटली तो होगा नहीं, हो सकता है 2 दिन में एक बार हो या दिन में एक बार हो, तो हम उसको थोड़ा सा दूर कहाँ रख देंगे? डाई रैक के अंदर रख देंगे। ऐसे ही रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल अगर मेरा मिनट मिनट में हमें चाहिए तो हम उसके लिए क्या बना रखा है कि भाई जैसे हमारी मोल्डिंग मशीन है, उसमें बार बार हमें ना डालना पड़े, उसके लिए हॉपर है, और नीचे हमने एक क्या लगाया? ड्रम लगाया, और उससे ऑटो लोडर से हॉपर में पहुंचा दिया। या मैं अगर प्रेस शॉप की बात करूं तो मुझे जो मटेरियल चाहिए मैंने उसके लिए एक वहां पे पैलेट लगा लिया मशीन के पास, और वहां ला करके मैंने मटेरियल पूरे दिन का स्टॉक रख लिया, और वहीं से मैं मटेरियल लेते जा रहा हूं और बनाते जा रहा हूं। लेकिन जो मुझे कल बनाना है या परसों बनाना है या 4 दिन बाद मटेरियल बनाना है, वो मेरा स्टोर एरिया में रखा रहेगा। तो यह बेसिक रूल है 2S का। अब कुछ दोस्तों एक छोटा सा हम गेम खेलेंगे 2S का, 2S की पावर को समझने के लिए कि 2S कितना जरूरी है। दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें कुछ ट्रायंगल्स हैं, कुछ सर्कल्स हैं, कुछ स्क्वायर्स हैं। अब मैं एक और आपको तस्वीर दिखाऊंगा और आपको 5 सेकंड दूंगा। 5 सेकंड के अंदर आपको बताना है दूसरी तस्वीर में क्या गायब है पहली तस्वीर के मुकाबले। तो ये मेरी हो गई दूसरी तस्वीर। अब आपको बताना है 5 सेकंड के अंदर क्या गायब है। तो मैं जब ये एक्सरसाइज कंपनीज के अंदर करता हूं तो 99% लोग या तो गलत बताते हैं या बहुत ज्यादा समय लेते हैं, 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 5-5 मिनट तक ले लेंगे, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाते। कोई बोलता है स्क्वायर गायब है, कोई बोलता है ट्रायंगल गायब है, कोई बोलता है रेक्टेंगल गायब है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे जो चीजें हैं, ये आप जो देख रहे हो दोनों इमेजेस के अंदर ही चीजें क्या है, सब आपस में मिक्स हो रखी हैं। कोई 1S नहीं है, कोई 2S नहीं है। तो इस कारण से क्या है कि आप चीजों को ढूंढने में आपको दिक्कत होगी। ऐसे ही जब आप कंपनी के अंदर भी कोई 1S नहीं होगा, कोई 2S नहीं होगा, आपको चीजों को ढूंढने में, सेट करने में दिक्कत आती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें करना होगा सबसे पहले 1S, और फिर हम क्या करेंगे? 2S। अब इसी को हमने क्या किया, तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लगा दिया हमने, 2S कर दिया कि जो हमारे ट्रायंगल्स थे उनको हमने एक कलर कोड दे दिया और एक लाइन में लगा दिया। जो हमारे स्क्वायर्स थे उनको हमने एक अलग कलर कोड दे दिया और उनको लाइन में लगा दिया। और जो हमारे सर्कल्स थे उनको हमने ग्रीन कलर दे दिया और उनको एक लाइन में लगा दिया। तो हमने यहाँ पे सही तरीके से 2S को इंप्लीमेंट कर दिया। अब मैं यहां से एक भी आइटम निकालूंगा, जो मैंने उस वाली इमेज में से निकाला था वही यहां निकालूंगा। अब आपको अगेन 5 सेकंड मिलेंगे और आपको जवाब देना है। अब बताइए क्या निकला। तो अब आप क्या है, पलक झपकते ही बता दोगे कि यहां से जो गायब है वो एक स्क्वायर गायब है, क्योंकि हमने यहां पर 1S कर दिया। साथ ही हमने क्या किया, एक नंबर डाल दिया उसके ऊपर। तो आप बता दोगे
कि यहाँ से तीसरे नंबर का जो स्क्वायर है वह गायब है। तो यह पावर है 2s की कि हमें चीजें आसानी से पता चल जाती हैं। तो 2s के लिए हमें क्या करना है, 2s के लिए हमने चीजों को कैटेगराइज करना है कि कौन सा किस कैटेगरी का आइटम है। टूल्स है तो उनको अलग रखना है, रॉ मटेरियल है तो उसको अलग रखना है, एफजी है तो उसको अलग रखना है, डब्ल्यूआईपी है तो उसको अलग रखना है। जैसे हमने यहाँ कैटेगराइज कर दिया, अलग कर दिया तीनों को, ट्रायंगल, स्क्वायर और जो सर्कल है उसको अलग कैटेगरी कर दी, अलग कलर बना दिया। फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, कलर कोड भी कर सकते हैं कि हम डिपार्टमेंट वाइज जो टूल्स हैं या चीजें हैं उनको अलग कलर कर दें। क्योंकि कलर क्या है, एक ऐसा तरीका है विजुअल कंट्रोल कि कोई भी देख के बता सकता है। अगर कोई कम पढ़ा लिखा भी है तो वह आसानी से समझ सकता है कि हाँ भाई ये इस डिपार्टमेंट का टूल है या इस टूल रैक में से ये मैंने टूल या डाई निकाली है। और उसके बाद हमें क्या करना है, उस पर आइडेंटिफिकेशन करनी है, हमने उस पर पहचान लगानी है कि ये मेरा 1 नंबर का स्क्वायर है, ये मेरा 2 नंबर का स्क्वायर है, ये मेरा 4 और ये मेरा 5 नंबर का स्क्वायर है। तो ये हमें करेंगे किसमें, 2s के अंदर। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं 2s के। ये क्या है हमारा टूल शैडो बोर्ड, इसको हम बोलते हैं टूल शैडो बोर्ड। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, टूल शैडो बोर्ड। टूल का मतलब क्या हो गया, हमारे औजार पाने, शैडो मतलब छाया, बोर्ड मतलब बोर्ड। तो ये जो बोर्ड है इसके ऊपर जो टूल होते हैं उनकी ऐसे आउटलाइन बना दे दी जाती है और टूल को आइडेंटिफिकेशन के साथ टूल शैडो बोर्ड के ऊपर टांग दिया जाता है, ताकि कोई भी अगर यहाँ से औजार लेकर के जाए तो हमें पता चल जाए कि ये वाला टूल जैसे यहाँ से गायब है, तो हमें पता है कि ये टूल मिसिंग है, किसी ने लिया है। और जब वो वापस लाके रखेगा तो उसको पता होगा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यहीं लाके रख देगा। ये हो गया हमारा टूल शैडो बोर्ड। ये भी आप अपनी कंपनी के अंदर लगा सकते हो, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शॉप फ्लोर पे ही लग सकता है, अपनी ड्रॉर्स के अंदर भी आप शैडो बोर्ड्स बना सकते हो। आगे एग्जांपल देख करके आपको ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। अब आपने सोचा होगा मैंने कहीं से फोटो बड़ी अच्छी सी लगा दी, टेप दी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आप देखो यहाँ पे हमने बिफोर में जो टूल रखने का तरीका है आपने देखा, सब ऐसे अव्यवस्थित तरीके से बिन के अंदर रखा हुआ है। और हमने यहाँ पे क्या किया, एक प्रॉपर शैडो बोर्ड बनाया और उसके ऊपर सिस्टमेटिक तरीके से हमने टूल्स को लगा दिया। ये ड्रॉर के अंदर है, जो टूल ड्रॉर होती हैं उसके अंदर हमने फॉर्म काटी, फॉर्म के अंदर टूल्स लगाए और उनपे आइडेंटिफिकेशन स्टिकर्स लगाए। ये एक और तरीका है। ये तो राइट साइड में आपने देख लिया, जैसे हमने पहले दिखाया था, हमने इस तरीके से टूल शैडो बोर्ड बनाया। लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ पर शेल्फ्स हैं 1 2 3। तो यहाँ पे आपने वर्टिकली स्पेस को यूज कर लिया। साथ ही ये क्या पहियों के ऊपर है, जब हमें कहीं असेंबली करनी है, रिपेयर करनी है, मेंटेनेंस करनी है, तो हम इस तरीके से अपने टूल्स को सेट करके ले जा सकते हैं और आसानी से चीजें कर सकते हैं, जिससे हमारा काफी टाइम बचता है। अब दोस्तों ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, इसमें आपको औजार के ऊपर जैसे नीला रंग यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी नीला दिख रहा है, इसमें भी नीला दिख रहा है, इधर भी नीला। तो इसमें क्या किया है, इसने किया है डिपार्टमेंट वाइज हमने यहां पर कलर कोड कर दिया, किसका, टूल्स का। फायदा क्या हुआ इससे कि अगर मेरा सपोज ये जैसे 1 नंबर भी यहां सेल्फ मेंशन करी हुई, तो ये मेरा जब टूल या औजार किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा, मान लो कि मेरी एक 28 नंबर की चाबी है या स्पैनर है, वो मेरा डिपार्टमेंट 2 में चला गया, तो वहां पे क्या होगा, उस डिपार्टमेंट का कलर कोड समझ लीजिए व्हाइट है और इसका क्या है, ब्लू। तो वहां देखते ही तुरंत पता चल जाएगा कि भाई ये वाला तो तुम किसका लिया है, इस वाले डिपार्टमेंट से टूल ले आए हो। तो आसानी से पहचान हो गई। तो इससे क्या हमने क्या किया, चीजों को आसान कर दिया और 2s भी इंप्लीमेंट कर दिया। साथ ही हमने क्या किया, ये फॉर्म काट दी ड्रॉज के अंदर और उसमें तरीके से हमने जितने भी टूल्स हैं उनको सेट कर दिया। ये स्टोर के अंदर हमने 2s किया हुआ है। स्टोर में हमने क्या किया हुआ है, हमने रैक को नंबर दिया, ठीक है, ये दिखा आपको, हमने यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ पर हमने यहाँ रैक को
नंबर दिए हुए हैं इस तरफ, ठीक है। उसके बाद हमने शेल्फ को एक नंबर दिया, और उसके बाद हमने जो बिन है, बिन को भी एक नंबर दिया, जैसे आप यहां देख रहे हो, बिन को नंबर दे दिया, बिन का नाम लिख दिया, शेल्फ को नंबर दे दिया। अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे लिस्ट और लगा देंगे कि भैया रैक 1 में रो ए के अंदर बिन 9 में ये वाला मटेरियल है, तो कोई भी आसानी से मटेरियल को निकाल पाएगा। सेम इसी तरीके से ये क्या है, इसी का फिनिश गुड एरिया है। यहाँ पे हमने लोकेशंस मार्क कर दी L1, L2, L3 और एक बोर्ड लगा दिया। बोर्ड के ऊपर लिख दिया L1। L1 में क्या रखे हुए हैं, पफ्स रखे हुए हैं, और L2 में क्या है, कॉर्न स्टिक्स रखी हुई हैं। तो इस तरीके से चीजें आसान हो जाती हैं मेंटेन करना। एक और आप यहाँ देख पा रहे हो, हमने ऊपर से हैंग करके इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन की प्लेट्स लगा रखी है। दोस्तों देखो, हम सोचते हैं कि 5S में बहुत खर्चा होगा, तो चीजों को आपको आसान बनाना है, सिंपल बनाना है, सस्ता बनाना है। अब यहाँ देखो आप, हमने क्या किया, सीधा एक कार्डबोर्ड के ऊपर पेपर लगाया, उसको टेप से लेमिनेट किया एक तरीके से, और ऊपर से हैंग करके लगा दिया। अब आप क्या सोचोगे कि भैया ये तो बाहर से करवाना पड़ेगा, बड़ा खर्चा हो जाएगा, कब आएगा, कब लगेगा। तो आपको स्टेज 1 में क्या करना है, इन हाउस में ही चीजों को कर देना है, और जब चीजें सेट हो जाती हैं उसके बाद आपको बाहर से कराना है। इसी तरीके से आप फाइलिंग, इसी तरीके से आप ऑफिस के अंदर भी फाइलिंग कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, ये फाइल का फ्रंट साइड है या बैक साइड है। जब हम उसको फाइल को लगाएंगे रैक के अंदर तो ये इस तरीके से फाइल दिखती है। ये फाइल का फ्रंट होगा, पहला पेज होगा कवर, हार्ड कवर का, ठीक है। और ये क्या है, हमारा फाइल की लिस्ट की डिटेल है। तो हम जब फाइल के ऊपर स्टिकर लगाएंगे तो उस पर लिख देंगे क्या फाइल है, किस लोकेशन में रखी है, किस डिपार्टमेंट की है, कितने वॉल्यूम है इस फाइल के, किस डेट से किस डेट तक की है। तो जब इस तरीके से हमने फाइलें रखी हुई हैं तो वहां देखते ही पता चल जाएगा 1 नंबर की फाइल। और जब हम उस फाइल को ऐसे खोलेंगे तो फाइल पे फ्रंट साइड में भी लगा होगा। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक ना कोर्स और वीडियो विद फॉर्मेट डाला हुआ है फाइलिंग का, वो भी आप देख सकते हो। तो जैसे आप यहाँ देखिए, हमने यहाँ फाइलें लगा दी, ठीक है, फाइल की यहाँ लिस्ट लगा दी, यहाँ फाइल के नंबर लिख दिए, और ये नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, तो कोई भी आसानी से जाएगा इस नंबर की फाइल को निकाल लेगा। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की लाइनें भी दिख रही हैं, जैसे ये रेड कलर में है, ये ब्लू में है, और ये वाली हमारी ग्रीन कलर में है। ये किस लिए लगाई गई है कि जब आप एक फाइल गलती से इधर की फाइल इधर लगा दो ऊपर, तो कलर मिसमैच हो जाए, ठीक है, और इस तरफ की फाइल इधर शिफ्ट हो जाए तो लाइन जो है वो हमारी जिगजैग हो जाए, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेड मार्किंग ऑफ फाइल्स। तो इस तरीके से आपको अपने ऑफिस के अंदर, अपनी लैब के अंदर, अपने क्वालिटी रूम के अंदर, अपने स्टोर के अंदर, अपने मेंटेनेंस रूम के अंदर, जितने भी हमारे जो है ऑफिस से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर आपको फाइल स्टोरेज का सिस्टम इसी तरीके से डेवलप करना है, इसी तरीके से लगाना है। अब आप कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए ऑफिस में 5S या 2S कैसे किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ड्रॉअर के अंदर भी आप शैडो बोर्ड बना सकते हो। तो इन्होंने क्या किया है, ड्रॉअर के अंदर शैडो काट दी है और उसके अंदर चीजों को सेट कर दिया है। ये डेस्क के ऊपर आइडेंटिफिकेशन लगा दी, मार्किंग कर दी डेस्क के ऊपर कि भाई यहाँ यहाँ कंप्यूटर रखना है, यहाँ पे हमने ये मशीन रखनी है, और यहाँ पे भी देखिए इसी तरीके से मार्किंग की हुई है, ताकि कोई भी आसानी से वापस रख सके चीजों को काम करने के बाद कि हाँ, और कोई चीज अगर मिसिंग हो तो आपको पता चल जाए। तो यह पावर है 2S की। दोस्तों अब हम जानेंगे 3S के बारे में। 3S जो होता है सीशो, हिंदी में इसको हम बोलते हैं साफ सफाई या स्वच्छता। दोस्तों 3S का मतलब है जो हमारा कार्यस्थल है उसको हमें साफ सुथरा बनाए रखना है, उसको हमें अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन रखना है। बेसिकली हमें इसको चमकाना है। क्या करना है, चमकाना है हमने पूरे एरिया को। एक होती है सफाई, मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूं अपनी ट्रेनिंग्स में, और एक होती है स्वच्छता या
साफ सफाई। तो दोनों में अंतर क्या है? जो हम दिवाली पे करते हैं सफाई, वो हो गई सफाई कि भाई हमने प्लांट को एक बार दिवाली में साफ कर लिया, या अपने घर को दिवाली में साफ कर लिया, बाकी के दिन सब कचरा इधर उधर पड़ा है, तो वो क्या कहलाएगी? सफाई। ठीक है। ऐसे हमने 15 दिन में 20 दिन में एक बार अगर प्लांट को साफ कर रहे हैं, बाकी गंदगियां फैला रहे हैं, वो सफाई है। स्वच्छता क्या है? जब हम उसको हम रूटीन में, रूटीन का मतलब है जो चीज हमें दैनिक रूप पे साफ करनी है उसको रोजाना साफ कर रहे हैं, जो हमें 15 दिन में काम साफ करनी है उसको 15 दिन में कर रहे हैं, जो महीने में साफ करनी है उसको हम महीने में साफ कर रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ साफ का तात्पर्य साफ करना नहीं है, यहाँ पर हमें सफाई के साथ साथ निरीक्षण भी करना है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं बाइक का या गाड़ी का या साइकिल का, जब आप अपनी बाइक साफ करते हो, अगर मॉर्निंग में करते हो अगर आप लोग, तो जब आप उसको साफ करते हो, जब आपका हाथ पूरी बाइक पर घूमता है, तो साथ के साथ उसका क्या हो जाता है? निरीक्षण भी हो जाता है कि कहीं से कोई आवाज तो नहीं आ रही, कहीं कोई नट बोल्ट ढीला तो नहीं हो गया, कहीं से कोई तार तो नहीं निकला है, कोई चेन वेन तो नहीं ढीली हो गई, लुब्रिकेंट तो कम नहीं हो गया। तो इससे क्या होता है? सफाई के साथ साथ निरीक्षण भी हो जाता है। तो आपको 3S के अंदर सिर्फ सफाई नहीं करनी है, साथ ही साथ निरीक्षण भी करना है। ये उतना ही जरूरी है जैसे कि आप लोग रोजाना नहाते हो तो आप उससे क्या रहते हो? स्वच्छ रहते हो, बीमार नहीं पड़ते हो, ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाते हो। उसी तरीके से मशीन और एरिया को भी नीट एंड क्लीन करना, स्वच्छ बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ये जो एस थे अभी तक, 1S, 2S, 3S, ये तीनों के तीनों समझ लीजिए कि मेन फोकस करने वाले पॉइंट हैं। उसके बाद हम चौथे और पांचवें एस पे भी चलेंगे अभी, लेकिन आपने पहला जो जोर लगाना है 1S, 2S, 3S के ऊपर लगाना है। और ये तीनों ऑलमोस्ट एक साथ ही चलते हैं। जब आप 1S करते हो, ठीक है, तो आपने फालतू की चीजें निकाली, फिर वहां अगर कोई कचरा वचरा हो गया तो साफ तो करोगे। 2S में भी जब चीजों को सेट करोगे, चीजों की जगह बनाओगे, तो ऐसा तो है नहीं वहां सफाई बिना करे जगह बना दोगे, तो उसको साफ करोगे, फिर जगह में उसको सेट करोगे। ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि 3S हम कैसे कर सकते हैं, या 3S करने के लिए हमें क्या क्या फॉर्मेट्स, क्या क्या सिस्टम हमको इस्तेमाल में लेकर के आने हैं। दोस्तों सबसे पहले जैसे आपको दिख रहा है डेली मशीन क्लिक शीट। ये क्या होती है? मशीन की क्लिक शीट होती है। क्लिक का मतलब है क्लीन, लुब्रिकेट, इंस्पेक्शन और टाइटन। मतलब जितनी भी हमारी मशीन्स हैं उनके ऊपर एक हम डेली क्लिक शीट लगाएंगे, जिसमें हम रोजाना क्या साफ करना है, क्या लुब्रिकेट करना है, किस चीज की जांच करनी है, किस चीज को टाइट करना है, वह हम करेंगे। ये हमें फॉलो करना है। करेगा कौन? ऑपरेटर करेगा। तो इसको जब हम करेंगे तो हम 3S को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इसके बाद क्या होता है? दूसरे डिपार्टमेंट के लिए क्या हो सकता है? कार्यालय की साफ सफाई की चेक शीट या जांच सूची, ऑफिस क्लीनिंग शीट, जोन एरिया वाइज क्लीनिंग शीट, फैन एंड लाइट क्लीनिंग शेड्यूल। हम क्या है सब कुछ साफ सुथरा कर लेते हैं, लेकिन लाइट, पंखे, दीवारें, शीशे, ग्लास ये कोई नहीं साफ करता। तो उनका भी शेड्यूल होना चाहिए कि उनको हर 15 दिन में या हर 30 दिन में हमने क्लीन करना है, मेंटेन करना है। फ्लोर क्लीनिंग शेड्यूल, जो जमीन है उसको साफ करने का शेड्यूल एरिया वाइज। टॉयलेट क्लीनिंग चेक शीट, टॉयलेट की भी चेक शीट होनी चाहिए कि जो हमारे हाउस कीपिंग के स्टाफ में, जो हमारे हाउस कीपिंग स्टाफ वाले लोग हैं वो जा रहे हैं, तो उनको क्या क्या चीजें टॉयलेट के अंदर क्लीन करनी है, उनको क्या क्या चीजें साफ करनी है और कैसे मेंटेन करना है। अब दोस्तों एक उदाहरण देखेंगे जिसके अंदर हमने 1S, 2S और 3S इंप्लीमेंट किया। आपको लेफ्ट साइड में एक प्लांट दिख रहा है जिसके अंदर कोई 1S नहीं है, कोई 2S नहीं है, कोई 3S का नामो निशान नहीं है। चीजें उधर उधर फैली पड़ी हैं, कोई रास्ता नहीं निकलने का, कोई चीज आइडेंटिफाई नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब हमने यहाँ पे 1S, 2S, 3S किया तो हमने क्या किया? चीजों को सेट कर दिया। ठीक है। हर चीज को एक जगह दे दी। यहाँ पे हमने बोर्ड्स लगा दिए, आइडेंटिफिकेशन के डिस्प्ले लगा दिए, गैंगवेज मार्क कर दिए, लेआउट चेंज कर दिया। ठीक है। इस तरीके से हमने चीजों को सेट कर दिया। तो आप अब पहचान नहीं पा रहे 1S, 2S, 3S होने के बाद कि प्लांट कितना साफ सुथरा, व्यवस्थित, वेल
सिस्टमेटिक यहाँ पर लग रहा है। तो यही पावर है 5S इंप्लीमेंट करने की। दोस्तों अब जो चौथा एस है वह है क्या, सही मानकीकरण या मानकीकरण। दोस्तों इसके लिए जो मैं उदाहरण अक्सर देता हूं वो क्या होता है, मैं उदाहरण देता हूं वह मैं देता हूं दिल्ली मेट्रो। किसका, दिल्ली मेट्रो या कोई भी मेट्रो जिसके अंदर सपोज कोई मुंबई की भी हो सकती है, बेंगलोर की भी हो सकती है, लखनऊ की भी हो सकती है। भाई जहां जहां मेट्रो ट्रेन पहुंच गई है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है 4S इंप्लीमेंटेशन का। 4S के अंदर हम क्या करते हैं, चीजों को स्टैंडर्डाइज करते हैं, हर चीज का एक मानक बनाते हैं, हर चीज का एक स्टैंडर्ड बनाते हैं और चीजों को स्टैंडर्ड के अनुसार फॉलो करना होता है। 4S के अंदर स्टैंडर्ड का क्या मतलब है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसका एक कोई तरीका है। सपोज कि आप इंस्पेक्शन कर रहे हो तो इंस्पेक्शन करने का क्या है, एक तरीका है कि भाई आपने कंपोनेंट के अंदर ये 5 चीजें चेक करनी है और इस इंस्ट्रूमेंट से चेक करनी है और इतना जो है वो रीडिंग इतनी आनी चाहिए। ठीक, एक तरीका तो ये है। और एक तरीका ये है मैं जाके आपको बोल दूं कि भाई जाओ और जा करके कंपोनेंट चेक कर लो। मैंने अब कोई चेकलिस्ट नहीं दी, कोई सिस्टम नहीं बताया और आप हो सकता है 5 में से 3 चीजें चेक करो, 2 छोड़ दो। स्टैंडर्डाइज का मतलब है जो भी हम काम कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, वह लिखा होना चाहिए, उसकी चेकशीट्स होनी चाहिए, उसकी फॉर्मेट्स होने चाहिए, वर्क इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, एसओपीज होने चाहिए, हर चीज का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं मेट्रो ट्रेन की बात करूं तो वहां पर क्या है, हर स्टेशन का वेल तरीके से उन्होंने मैनेज किया हुआ है। वहां पे हर चीज को डिफाइन किया हुआ है कि यह वाला स्टेशन चांदनी चौक का स्टेशन है। लेफ्ट साइड की तरफ जाओगे तो ट्रेन इस दिशा में जा रही है, राइट साइड में इस दिशा में जा रही है। पीली पट्टी डाल रखी है उसमें फ्लोर के ऊपर कि भैया इस पीली पट्टी से आगे नहीं जाना। दरवाजों की मार्किंग भी हो रखी है फ्लोर के ऊपर कि दरवाजे यहीं आकर के रुकेंगे। फ्लोर पे मार्किंग हो रखी है और एरो मार्क है कि आपको चढ़ने वालों को इधर खड़ा होना है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, और जो सेंटर से निकलेंगे वो उतरने वाले निकलेंगे। ट्रेन का समय लिखा होता है कितनी देर में ट्रेन पहुंचने वाली है। मैप बना होता है वहां पर, जो स्टेशन होता है कि ये जो लाइन है, सपोज की ब्लू लाइन है यहां से यहां तक जाती है, वॉयलेट लाइन यहां से यहां तक जाती है, रेड लाइट यहां से यहां तक जाती है। तो अब अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे हो या थोड़ा चीजों को समझते हो तो आप बड़े ही आसानी से मेट्रो के अंदर सफर कर सकते हो। यही पावर है 4S की या चौथे एस की, सही मानकीकरण की, सही स्टैंडर्डाइजेशन। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं 4S के। जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर 2 उदाहरण दिख रहे हैं। राइट साइड में जो उदाहरण है वो बिन्स का है, ब्लू बिन, रेड बिन, येलो बिन। तो हमने क्या किया, स्टैंडर्डाइज कर दिया कि ब्लू बिन के अंदर ओके मटेरियल रखना है, रेड के अंदर नोट ओके या रिजेक्ट मटेरियल हमें रखना है, और येलो के अंदर हमें रिवर्क वाला या हमें होल्ड मटेरियल रखना है, और उसको हमने डिस्प्ले कर दिया। अब हमने कंपनी में रूल बना दिया कि जो भी ओके माल होगा वो नीली बिन में ही होगा। तो अब कोई हेल्पर है, कम पढ़ा लिखा है, उसको पता है कि नीली बिन में अगर माल है तो वो ओके है, लाल बिन में अगर माल है तो वो रिजेक्ट है या खराब है, और येलो बिन में माल है तो वह क्या है, होल्ड है, संदिग्ध है, या हो सकता है उस पर रीवर्क होना है। इसी तरीके से हमने क्या किया, किसी कंपनी के अंदर एक रैक लगाया और रैक को कलर कर दिया। कलर कौन सा किया, उस पे पीला, और उसकी एक लिस्ट बना दी हर रैक की कि रैक नंबर 1 पे पीला रंग है, रैक नंबर 2 पे हरा है, 3 पे नीला है, चौथे पे स्काई ब्लू है, 5वें पे ब्लैक है। इस तरीके से हमने एक लिस्ट लगा दी और उसको डिस्प्ले कर दिया। साथ ही जो रैक के अंदर टूल हमने रखे हैं उन पे भी हमने क्या किया, येलो कलर कर दिया। मतलब जिस रंग का रैक है उसी रंग का टूल के ऊपर भी कलर कर दिया और वहां पे एक WI लगा दी। तो अब क्या कोई हेल्पर, क्या कोई ऑपरेटर कोई गलती कर सकता है? नहीं करेगा। इतना हो सकता है कि उसने ऊपर की जगह नीचे या नीचे की जगह ऊपर रैक को रख दिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये वाला जो टूल है ये किसी दूसरे वाले रैक में उसने पहुंचा दिया। अगर पहुंचा भी दिया तो कोई भी आसानी से आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई ये तो नीले वाले रैक का टूल है, ये पीले वाले रैक में क्या कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन है।
एक और उदाहरण देखते हैं। ये किसी कंपनी का विजुअल इंस्पेक्शन और पैकिंग एरिया है, जिसके अंदर आपको राइट साइड पे जो दिख रहा है ये हमारे इंस्पेक्शन स्टेशंस हैं, बीच में हमारे पैकिंग स्टेशंस हैं और यहाँ पे FG FIFO रैक है ये राइट साइड में। तो हमने क्या किया भैया, हमने सारी चीजों को स्टैंडर्डाइज कर दिया। जैसे कि सारी टेबल्स एक जैसी हैं, इंस्पेक्शन वाली एक साइज की हैं, एक तरीके की हैं, एक कलर कोड की हैं, ये क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया। ऐसे ही जो पैकिंग वाली टेबल हैं वो भी सारी स्टैंडर्डाइज हैं, एक ही साइज की हैं, एक ही कलर कोड की हैं, एक ही कलर स्कीम की हैं, ठीक, एक ही हाइट की हैं। और इसी तरीके से जो हमारा FG एरिया है वह भी हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि सारी जो बिन्स हैं वो एक ही साइज की हैं, रैक्स जो हैं स्टैंडर्डाइज हैं, एक ही तरीके के रैक हैं। अगर यहाँ उसमें डिस्प्ले है तो इसमें भी डिस्प्ले है, इसमें भी डिस्प्ले है, 3 रैक हैं तो तीनों एक जैसे हैं। साथ ही हमने यहाँ पर गैंगवे मार्क कर दिया, बिन रखने की जगह मार्क कर दी कि आपने इनपुट लेफ्ट साइड में रखनी है, राइट साइड में आउटपुट रखनी है। तो इस तरीके से चीजों को हमने स्टैंडर्डाइज करना है, चीजों को हमने मानकीकरण के अंदर लेकर के आना है और उनको बेटर करना है। और कुछ उदाहरण देखते हैं। जितने भी शॉप फ्लोर के ऊपर डिस्प्ले या बोर्ड्स लगाए जाते हैं ये सारे क्या उदाहरण होते हैं, ये चौथे एस के हैं। जैसे हमने फीफो का स्टेटस बोर्ड लगा रखा है, WIP स्टॉक मॉनिटरिंग बोर्ड लगा रखा है, प्रोडक्शन प्लानिंग बोर्ड, मशीन PM प्लान बोर्ड, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान बोर्ड, मोल्ड का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान बोर्ड, और अपना सेफ्टी का कैलेंडर या सेफ्टी क्रॉस। तो ये सारे जो डिस्प्ले होते हैं, जो हम इंफॉर्मेशन शॉप फ्लोर पे रिलीज कर रहे हैं, अपने ऑफिस में रिलीज कर रहे हैं, तो चीजों को क्या कर दिया हमने, स्टैंडर्डाइज कर दिया कि अगर किसी को प्लानिंग देनी है तो वर्बली नहीं कि भाई ये वाला मोड लगा लो इस मशीन पे, तो हमने क्या करना है, उसको जा करके हमने डिस्प्ले करना है। एक और उदाहरण देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन का, चौथे एस का। दोस्तों ये मैं कम से कम 10 कंपनियों के अंदर इंप्लीमेंट करा चुका हूँ। ये टैग आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। आपने अक्सर देखा होगा हमारे 3 कलर के टैग चलते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। लेकिन जब ग्रीन टैग की जरूरत होती है तो रेड टैग अवेलेबल होता है, जब रेड की जरूरत होती है तो येलो। पता ही नहीं भाई कहाँ पर पहुंच गए, टैग खत्म हो गए, स्टॉक में है या नहीं, अगर है तो स्टोर से लेकर के आओ। तो हमने क्या किया, चौथा एस कर दिया, टैग के अंदर स्टैंडर्डाइज कर दिया कि एक ही तरीके का टैग चलेगा। उसी को इस तरीके से डिजाइन कर दिया कि अगर हमने उसे रिजेक्शन में यूज करना है तो रिजेक्ट भी है, ओके में यूज करना है तो उसके लिए भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, और रीवर्क या होल्ड के लिए भी यूज करना है तो उसमें भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना करके अपने YouTube चैनल में डाल चुका हूं, वहां से आप जा करके उसको ज्यादा डिटेल में समझ सकते हो कि ये टैग कैसे काम करता है। तो इसमें होगा क्या कि जब हमें रीवर्क करना होगा मटेरियल तो हम ये डिटेल भरेंगे सारी, और ये जो ओके वाला है ये हमसे दिख रहा होगा, इसको फाड़ देंगे, और रिजेक्ट वाला इसको फाड़ देंगे, और ये वाला हिस्सा इसके साथ रहने देंगे। तो ये मेरा टैग रिवर्क में काम करेगा। ऐसे ही ओके में काम करना है तो रिजेक्ट को फाड़ेंगे, रिवर्क को फाड़ेंगे, ओके में काम करेगा। इसी तरीके से हमने चीजों को स्टैंडर्डाइज करना है, चीजों को आसान करना है, चीजों को सिंप्लीफाई करना है। अब जैसे ये शॉप फ्लोर पे डिस्प्ले दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये है एट ए ग्लैंस बोर्ड। इसमें हम क्या करते हैं कि कंपनी की जो प्रोफाइल है, साथ में जो KPIs हैं, उनको हम एक डिस्प्ले पे लगाते हैं, चीज़ों को डिस्प्ले करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं कि हाँ जो KPI है वो इस तरीके से मॉनिटर होगी, ताकि कोई भी आए, कोई भी देखे, उसको पता हो कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये एक्टिविटीज होती हैं। तो ये क्या है, एक चौथे एस का उदाहरण है। आप एक और उदाहरण देखिए चौथे एस का। ये एक कंपनी के अंदर हमने इम्प्लीमेंट कराया है कि हर मशीन के ऊपर हमने क्या किया, इस तरीके के बिन्स के स्टैंड बनवाए, जिसमें टॉप पे ग्रीन, बीच में येलो, लास्ट में रेड। हर स्क्रीन पे ये हमने स्टैंडर्ड कर दिया, जैसे आपको यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। तो हर किसी को पता है कि ग्रीन में ओके रखना है, येलो में रिवर्क वाला मटेरियल रखना है, और रेड में हमने रिजेक्शन रखना है। साथ ही स्टैंडर्डाइज है, चीजें एक जैसी हैं। ये नहीं कि अलग तरीके की पिन यूज हो रही है, अलग कलर की पिन यूज हो रही है,
अब आपको ये पिन का जो स्टैंड है वो भी दिख रहा होगा, सब पे हरा रंग है, तो इसका मतलब हरा रंग है। स्टूल पे अगर नीला है तो सारे स्टूल्स पे नीला रंग है, फ्लोर पे अगर नीला है तो नीला रंग है। तो ये सारी चीजें क्या है, चौथा एस है, स्टैंडर्डाइजेशन की चीजें हैं कि चीजों को हमने स्टैंडर्डाइज करना है, चीजों को हमने मानकीकरण के अंदर लेकर के आना है। अब जानेंगे जो सबसे आखिरी एस है हमारा, सिद्ध सुके या सस्टेन या सेल्फ डिसिप्लिन, हिंदी में अगर बात करें तो स्वयं अनुशासन। दोस्तों पांचवा जो एस है वह सबसे जरूरी एस है। हम 1S भी कर लेंगे, 2S भी कर लेंगे, 3S भी कर लेंगे, 4S भी कर लेंगे, लेकिन चीजें कहाँ जाके फंसती हैं, फिफ्थ एस में। फिफ्थ एस क्या कहता है कि हमें स्वयं अनुशासन में रहना है या सस्टेन करना है। मतलब कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति गलती करता है, 5S के नियम तोड़ता है, तो हमने उसको भी टोकना है कि भाई आप ये गलत कर रहे हो। साथ ही खुद भी गलती नहीं करनी, जितना हमने 5S कर लिया उसको सस्टेन करके रखना है, या चारों के चारों एस जो हमने अभी तक इंप्लीमेंट करे उनको हमने सस्टेन करके रखना है। इसको एक डायग्राम से समझेंगे कि यह जो पांचवा एस है वह क्यों जरूरी है। अगर मैं आपसे बात करूं कि पहिया जो होता है, एक व्हील होता है, किस पे घूमता है, व्हील जो है वो घूमता है एक्सल के ऊपर, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं धुरी के ऊपर घूमता है पहिया। अब बीच से अगर एक्सल निकाल दिया जाए तो क्या होगा, पहिया घूमना बंद हो जाएगा। तो अगर हम पांचों एस की बात करें कि अगर पहिया 1S 2S 3S और 4S है, तो उसकी जो धुरी है वो पांचवा एस है। बिना पांचवे एस के पहिया घूम नहीं सकता, पहिया चल नहीं सकता। अब ये पहिया चलाना क्यों जरूरी है भाई, जब से सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे पहला एस, फिर हम करेंगे दूसरा एस, फिर हम करेंगे तीसरा एस, और फिर हम करेंगे चौथा एस। क्या चौथे एस के बाद और पांचवें एस के बाद साइकिल रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। भाई मान लो हमने पहले अनवांटेड चीजें हटाई, उनको जगह दी, साफ सफाई करी, स्टैंडर्डाइज किया, लेकिन कुछ समय बाद हो सकता है कुछ अनवांटेड चीजें फिर आ जाए, या फिर हमने कोई नई मशीन ले ली, नई मशीन ले ली तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको जगह देनी पड़ेगी। कोई नया सिस्टम क्लीनिंग का बनाया तो उसके लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा। नई मशीन आई तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एसओपी बनाना पड़ेगा, चौथा एस करना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। 5S एक साइक्लिक प्रोसेस है, और उस साइकिल को चलाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है, वो पांचवा एस है। अगर हमारा पांचवा एस सही तरीके से होगा तो वह साइकिल का पहिया चलता रहेगा, नहीं तो वह पहिया बंद हो जाएगा। पांचवें एस के लिए क्या करना होगा, हमने लोगों को उसके लिए ऑथराइज करना होगा, जिम्मेदार बनाना होगा अपने अपने एरिया में 5S करने के लिए। उसके लिए हम 5S की जोन्स बनाएंगे, जोन लीडर्स डिफाइन करेंगे। हर जोन का एक लीडर होगा, सब लीडर होगा, और उसका एक एरिया होगा कि भाई आपने ये वाला जो एरिया है उस एरिया को कवर करना है, आपकी जिम्मेदारी रहेगी यहाँ पर 5S करने की। उसके बाद जब हम 5S कर लेंगे तो हम रेगुलर ऑडिट्स भी करेंगे, क्योंकि अगर आप ऑडिट नहीं करोगे तो चीजें वापस बिगड़ने लगती हैं। अगर बच्चे का टेस्ट पेपर ना हो, एग्जाम ना लिया जाए, तो क्या बच्चा पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे टेस्ट देना है, मुझे पास होना है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। ऐसे ही अगर आपसे कस्टमर बोले कि भाई भेज दो कुछ भी मटेरियल भेजना है, तो क्या आप क्वालिटी चेक करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि कस्टमर आगे जाके आपका मटेरियल चेक करेगा, क्वालिटी में अगर पास नहीं हुआ तो प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देगा और आपका लॉस होगा। तो इसी तरीके से 5S को अगर बनाए रखना है तो उसके लिए ऑडिट्स और साथ ही साथ ट्रेनिंग्स भी जरूरी है। ये नहीं सिर्फ ऑडिट करते रहो, ऑडिट में जो कमियां निकले उनको आप ट्रेनिंग दो कि भाई आपकी ये कमी निकली है, इस वजह से निकली है, आप इसको इंप्रूव करो, और रेगुलर बेस पे आपको ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते रहनी है। और पांचवें एस के लिए हम क्या करते हैं, बिफोर आफ्टर का फॉर्मेट बनाते हैं। बिफोर आफ्टर के अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स हमने करी, जो पहले कंडीशन थी, उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको उसी एरिया में डिस्प्ले करते हैं कि यहाँ पे पहले 5S की कंडीशन ऐसी थी, अब इसको हमने ठीक करके सुधार करके ऐसा कर दिया। जैसा आपको स्क्रीन पर 3 फोटोज दिख रही हैं बिफोर आफ्टर की, भाई पहले मैं इतना मोटा था, अब मैं ऐसे पतला और फिट हो गया।
जनवरी 2007 में ये वाला एरिया ऐसा था। अब मैंने इसको सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ लगा दिया गराज को। अब मैं इस तरीके से बन गया। और जैसे मैं आपको पहले फोटो दिखा रहा था ना एक रैक की, आप सोच रहे होगे ऐसे ही हवा में फोटो दिखा दी पता नहीं कहाँ से। तो देखो ये उसका बिफोर की कंडीशन है उस रैक की, कि ये पहले टूल्स वगैरह इस तरीके से अव्यवस्थित थे। अब हमने उसको कलर कोडिंग कर दी, उसके आगे पर्दा लगा दिया, लिस्ट लगा दिया, कलर कोड कर दिया। अब तरीके से सारे हमारे जो टूल्स हैं, औजार हैं, वो सही तरीके से रखे रहेंगे, व्यवस्थित तरीके से टूल औजार वगैरह मेरे रखे रहेंगे। और क्या कर सकते हैं हम, और 5S के जो जोन्स हैं, 5S की ऑडिट में जो बेस्ट जोन आए उसको हम ट्रॉफी दे सकते हैं, उसको कुछ अवार्ड रिवॉर्ड दे सकते हैं, ठीक है। साथ ही हमें 5S के जो पॉकेट कार्ड है, 5S के पॉकेट कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। आगे बताऊंगा इन सब के बारे में डिटेल में, कि 5S के पॉकेट कार्ड के अंदर 5 एस लिखे होते हैं कि भाई पहला एस ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, ताकि जो काम करने वाला है उसको अपना कभी भी देख के रिवाइज कर ले पांचों के पांचों एस को। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट करे 5S से रिलेटेड। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है पहली फोटो, ये सिर्फ बिफोर है शॉप फ्लोर के। यहाँ पे रैक्स पूरा अव्यवस्थित है, रास्ते नहीं है कोई, जो ये लेआउट है वो सही नहीं है, बीच से तरीके से निकलने के रास्ते नहीं है, कपड़े कोई फैक्ट्री में इधर उधर टंगे हुए हैं, कवर्स खुले हुए हैं, कोई पेंट नहीं, ये नॉब्स वगैरह सब टूटे हुए हैं। तो हमने क्या किया, चीजों को व्यवस्थित किया। हमने क्या किया, पैसेज तरीके से डिफाइन किया, लेआउट तरीके से बनाया, दूसरे एरिया का भी लेआउट बनाया, कवर किया सारे फेंस वगैरह को, नॉब्स वगैरह ठीक किए। साथ ही हमने क्लोथ हैंगिंग एरिया व लंच स्टोरेज एरिया, क्लोथ चेंजिंग एरिया एक डिफाइन किया। तो इस तरीके से हमने इंप्रूव किया। ये मोल्ड्स हैं जो इधर उधर पड़े रहते थे, उनके ऊपर कचरा जाता रहता था। मोल्ड्स के लिए हमने क्या किया, टेबल्स के नीचे ही मोल्ड्स को ले आए, जहां पर इन मोल्ड का काम जिस मशीन के पास होता है, इस मशीन के पास होता है इन मोल्ड का काम, उसके नियरेस्ट ले आए, यहीं से मोल्ड उठाया, मशीन पे लोड किया, और अनलोड करना है तो उठा करके वापस अनलोड यहीं करके रख दिया। अब 5S जो करेंगे, 5S करने से क्या फायदा होगा भाई, हम जो 5S कर रहे हैं उससे कुछ फायदा भी होगा या ऐसे ही हवा में करते जाएं उससे कोई रिजल्ट मिलेगा भी नहीं मिलेगा। मोटे तौर पे अगर बात करें तो 5S से क्या रिजल्ट मिलता है, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल बनता है, सुरक्षित रहता है, कम खर्चे में ज्यादा काम कर पाते हैं और समय पे माल भेज पाते हैं। और 5S नहीं करेंगे तो खराब क्वालिटी का माल बनेगा, देर से माल भेजेंगे, खतरनाक होगा, शॉप फ्लोर, ज्यादा खर्चे में काम होगा। ये कैसे है कि भाई आपकी चीजें सब इधर उधर पड़ी हुई हैं, आपको ज्यादा ढूंढने में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय खराब होता है, तो उससे क्या हुआ, आपकी कॉस्टिंग बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी खराब होगी। और सामान इधर उधर फैला हुआ है, कभी इधर गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है, बिन नहीं है तरीके की, स्टोरेज तरीके की नहीं है, तो क्वालिटी खराब होगी। और क्वालिटी खराब होगी, प्रोडक्टिविटी लो होगी, तो आप क्या होगा कि शेड्यूल पूरा करने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, समय पे आप माल भेज नहीं पाओगे। सामान इधर उधर फैला हुआ है तो चलने में दिक्कत होगी, रास्ते में दिक्कत होगी, रास्ता क्लियर नहीं होगा, सही से चल नहीं पाओगे, दिक्कतें होंगी। तो ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। और जो सबसे बड़ा फायदा है 5S करने का वो क्या है, 30 सेकेंड्स रिट्रीवल। अगर आप 5S सही तरीके से कर लेते हो तो 30 सेकंड के अंदर आप कोई भी चीज बड़ी ही आसानी से ढूंढ पाओगे, उसको लोकेट कर पाओगे, और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वह बढ़ेगी। दोस्तों एक बार रिवाइज कर लेते हैं पांचों के पांचों एस जो हमने जाने अभी तक। दोस्तों सबसे पहला एस क्या होता है हमारा, सेरी, दूसरा सीटोन, तीसरा सीसो, चौथा सिकेसु, पांचवा सित्सुके। और हिंदी या अंग्रेजी में बात करें तो पहले का क्या मतलब है, सॉर्ट, सही चयन या छटाई करना। दूसरा है क्या, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट या स्ट्रेटन, हर वस्तु की जगह हो, हर वस्तु अपनी निर्धारित जगह पे हो, या इसको हम सुव्यवस्था भी कह सकते हैं। तीसरा है हमारा शाइन या क्लीननेस, स्वच्छता। चौथा है हमारा मानकीकरण, स्टैंडर्डाइज या सही मानकीकरण। और पांचवा और सबसे आखिरी क्या है हमारा, सस्टेन या सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं अनुशासन।
दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने पूरा जान लिया 5S का बेसिक्स, 5S क्या होता है, 5S कैसे कर सकते हैं, 5S करने से क्या फायदा है, ना करने से क्या नुकसान है। पांचों के पांचों एस हमने समझ लिए, उनके एग्जाम्पल समझ लिए। अब हम जो आगे की वीडियो है, इस कोर्स के अंदर एक और वीडियो है, उसके अंदर हम जानेंगे कि 5S को हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, उसको हम शुरू कैसे करें, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जो 5S है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके बाद आप अगला सेशन उस वीडियो से लें। धन्यवाद।